बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं? स्टूडेंट्स, अपने लास्ट सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स के अंदर हम ऑप्टिमाइज़ेशन का एक कॉन्सेप्ट जो है उसको डिस्कस कर रहे थे माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। चूँकि ऑप्टिमाइज़ेशन जो है ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप कह रहे हैं कि एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है हमारे पास। बहुत से ऐसे इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं जिनको हमें ऑप्टिमाइज़ करना पड़ता है। ऑप्टिमाइज़ेशन की अगर हम बात करें तो इन सिंपलेस्ट वर्ड अगर हम रिकॉल करें कि ऑप्टिमाइज़ेशन क्या होती है, तो वी कैन से दैट कि ऑप्टिमाइज़ेशन इज़ सिंपली अ क्वेस्ट फॉर द बेस्ट। यानी अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें कि ऑप्टिमाइज़ेशन क्या होती है, तो वी कैन से दैट कि क्वेस्ट फॉर द बेस्ट इज़ टर्म्ड एज़ ऑप्टिमाइज़ेशन। जब आप बेस्ट को जो है ना वो तलाश करना चाहते हैं या आपकी जो क्वेस्ट होती है बेस्ट को अचीव करने की, दैट इज़ कॉल्ड ऑप्टिमाइज़ेशन। ऑप्टिमाइज़ेशन को जब हम स्पेसिफिक इकोनॉमिक्स में जो है ना वो डिस्कस करते हैं तो वी हैव 2 कैटेगरीज़ ऑफ ऑप्टिमाइज़ेशन। यानी हमारे जो इकोनॉमिक वेरिएबल्स होते हैं उनमें या तो वी हैव टू मैक्सिमाइज़ सम इकोनॉमिक वेरिएबल्स और वी हैव टू मिनिमाइज़ सम अदर वेरिएबल्स। यानी कुछ वेरिएबल्स ऐसे होते हैं जिनको हमें मैक्सिमाइज़ करना पड़ता है, जबकि कुछ ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिनको हमें मिनिमाइज़ जो है ना वो करना पड़ता है। अब अगर हम ये देखना चाहें कि कौन से ऐसे वेरिएबल्स हैं इकोनॉमिक्स के अंदर जिनको हम मैक्सिमाइज़ करना चाहते हैं और कौन से ऐसे वेरिएबल्स हैं जिनको हम मिनिमाइज़ करना चाहते हैं। तो इसके लिए जो हमारे पास मैक्सिमाइज़ेशन में एग्ज़ाम्पल्स हैं, वी नो दैट कि जो प्रॉफ़िट ऑफ फ़र्म होता है, उसको एक फ़र्म जो होती है वो मैक्सिमम करना चाह रही होती है। तो प्रॉफ़िट के लिए आम तौर पे जो सिंबल इस्तेमाल किया जाता है दैट इज़ पाई। पाई जो है ना वो प्रॉफ़िट को इंडिकेट करता है इकोनॉमिक्स के अंदर। तो आप कह लें कि एक फ़र्म जो होती है वो अपना प्रॉफ़िट जो है ना वो मैक्सिमम करना चाह रही होती है। इसी तरह से एक जो कंज़्यूमर होता है वो अपना लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन या अपनी जो यूटिलिटी होती है उसको जो है ना वो मैक्सिमम करना चाह रहा होता है। तो वी नो दैट कि जो यूटिलिटी है इसको इकोनॉमिक्स के अंदर से जो है ना वो यूज़ से इंडिकेट किया जाता है। इसका मतलब ये है कि मैक्सिमाइज़ेशन में 2 जो हमारे पास क्लासिकल एग्ज़ाम्पल्स मिलती हैं, एक प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ेशन और दूसरी जो है ना वो यूटिलिटी मैक्सिमाइज़ेशन। इसी तरह से जब हम मिनिमाइज़ेशन की बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स के अंदर जो है वो कॉस्ट हमारे पास एक ऐसा वेरिएबल होता है जिसको जो फर्म्स होती हैं वो मिनिमम जो है ना वो करना चाह रही होती हैं। इसको सी से हम जो है ना वो इंडिकेट कर सकते हैं। तो मिनिमाइज़ेशन ऑफ कॉस्ट वुड बी द अल्टीमेट गोल ऑफ एनी फर्म। किसी भी फर्म का जो है ना ये गोल हो सकता है। तो इसी तरह से अगर ये तो थी ऑप्टिमाइज़ेशन में कि कुछ वेरिएबल्स को मैक्सिमाइज़ करते हैं, कुछ को मिनिमाइज़ करते हैं और इन दोनों को जब कंबाइन हम टर्म के तौर पे इस्तेमाल करते हैं तो दैट इज़ टर्म्ड एज़ ऑप्टिमाइज़ेशन। उसको ऑप्टिमाइज़ेशन जो है ना वो कहा जाता है। अब जब ऑप्टिमाइज़ेशन की बच्चों हम बात करते हैं तो ऑप्टिमाइज़ेशन की 2 हमारे पास क्लासिफ़िकेशंस जो है ना वो आती हैं इकोनॉमिक्स के अंदर, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में भी और इसी तरह से आपकी जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसके अंदर भी, कि आपकी जो ऑप्टिमाइज़ेशन होती है दैट में बी अनकंस्ट्रेंट। यानी आपकी जो ऑप्टिमाइज़ेशन है वो अनकंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइज़ेशन हो सकती है। यानी ये वो ऑप्टिमाइज़ेशन होती है जिसमें आपके ऊपर किसी किस्म की कोई पाबंदी जो है ना वो नहीं होती है। और जो दूसरी टाइप होती है दैट इज़ अनकंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइज़ेशन। अ, सॉरी, दूसरी होती है कॉन्स्ट्रेंट ऑप्टिमाइज़ेशन, हम पहले लिख चुके हैं। तो दूसरी हमारे पास आ जाएगी कॉन्स्ट्रेंट ऑप्टिमाइज़ेशन। अब अनकॉन्स्ट्रेंट ऑप्टिमाइज़ेशन क्या होती है? यानी ये वो आप कह लें कि ऑप्टिमाइज़ेशन होती है या हमारे पास मैक्सिमाइज़ेशन और इसी तरह से मिनिमाइज़ेशन का वो प्रॉब्लम होता है जिस पे हमें कोई पाबंदी जो है ना वो नहीं दी गई होती, कोई कंस्ट्रेंट हमारे ऊपर जो है ना वो नहीं होती है। लास्ट जो हमने ऑप्टिमाइज़ेशन वो सिंगल वेरिएबल ऑप्टिमाइज़ेशन जो हमने की लास्ट लेक्चर के प्रीवियस लेक्चर के अंदर और इसी तरह से जो हमारा रिसेंट लेक्चर हुआ उसके अंदर हमने मल्टीपल वेरिएबल ऑप्टिमाइज़ेशन को देखा, प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ेशन जो है उसको हमने इन डिटेल डिस्कस किया। तो इन दोनों में अगर आप देखें तो किसी किस्म की कोई पाबंदी हमें नहीं दी हुई। सिंपल क्या दिया हुआ था कि हमें जो है ना वो प्रॉफिट दिया हुआ था एंड वी वर आस्क्ड टू मैक्सिमाइज़ इट कि आप जो है ना वो लेवल ऑफ आउटपुट बताएँ, यानी कोई एक्स की जो है वैल्यू बताएँ या वाई की वैल्यू बताएँ, जो एक फर्म जो है ना वो प्रोड्यूस करके सेल करे कि उसका जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम हो जाए। तो उसके ऊपर किसी किस्म की कोई कंस्ट्रेंट, किसी किस्म की कोई लिमिट, किसी किस्म की कोई पाबंदी जो है ना वो हमें नहीं दी गई थी। लेकिन
प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर बहुत से हमारे पास इकोनॉमिक वेरिएबल्स बच्चों ऐसे होते हैं जिसके ऊपर जो है ना वो कॉन्स्ट्रेंट्स लाजमी तौर पे जो है ना वो अमल पैरा हो रही होती हैं या कॉन्स्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन होती है। जैसे यहाँ पे भी मैंने बताया कि जो मैक्सिमाइजेशन है प्रॉफिट का, तो ये एक अल्टीमेट गोल जो है ना वो होता है हमारी किसी भी फर्म का। अब जो प्रॉफिट होता है ज़रूरी नहीं कि वो अनकॉन्स्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन हो। बाज़ दफ़ा जो प्रॉफिट होता है वो हमारे पास कॉन्स्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन के अंदर आ जाता है और इसके ऊपर हमारे पास जो कंस्ट्रेंट आती है उसको हम कह सकते हैं कि जो फर्म होती है उसको जो है वो आउटपुट कैपेसिटी जो है ना वो दी गई होती है। यानी फर्म को आउटपुट कैपेसिटी जो है वो गिवन होती है या आउटपुट कैपेसिटी जो है वो एक लिमिट आयत जो है ना वो कर देती होती है किसी भी फर्म के ऊपर कि वो इस सर्टेन लेवल ऑफ अमाउंट ऑफ आउटपुट से ज़्यादा जो है ना वो प्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो इस सूरत में क्या होगा कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ेशन जो है, ये एक फर्म का जो है ना वो गोल होगा। यानी फर्म जो है उसका ऑब्जेक्ट क्या होगा या दूसरे लफ्ज़ों में ये हमारे पास ऑब्जेक्ट ऑफ द फर्म होगा प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ेशन। अब फर्म के इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लिमिट क्या आयद होती है, कंस्ट्रेंट क्या आयद होती है कि जो हमारी फर्म है उसको आउटपुट कैपेसिटी जो है ना वो दी गई है। उसे बता दिया गया है कि आप इस अमाउंट से ज़्यादा जो है ना वो आउटपुट जो है ना वो नहीं दे सकते हैं। फिर उसके बाद इसी तरह से जो दूसरी एग्ज़ाम्पल हमने जो है ना वो मैक्सिमाइज़ेशन की ली जिसके अंदर हमने बताया कि एक जो आपका कंज़्यूमर होता है, ही विश टू मैक्सिमाइज़ हिज़ लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन और हिज़ लेवल ऑफ यूटिलिटी। तो यहाँ पे एक कंज़्यूमर का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि वो अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमम जो है ना वो करना चाहता है। अब यहाँ पे एक कंज़्यूमर के ऊपर क्या कंस्ट्रेंट आयद होती है, वो होती है बच्चों इनकम। इनकम जो है इट सेट लिमिट्स ऑन द मैक्सिमाइजिंग बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर। यानी जो इनकम होती है ये फर्म के जो मैक्सिमाइजिंग बिहेवियर होता है उसके ऊपर एक लिमिट जो है ना वो आयद कर देती है। एक लिमिट जो है ना वो लगा देती है कि कंज्यूमर जो है वो अपने यूटिलिटी को मैक्सिमम तो कर सकता है बट ही हैज टू रिमेन इन द सर्कल ऑफ हिज़ इनकम। वो अपने इनकम के सर्कल से ज़्यादा जो है ना वो नहीं जो है ना वो अपने यूटिलिटी लेवल को जो है ना वो मैक्सिमम कर सकता। इसी तरह से अगर मिनिमाइज़ेशन की बात करें और कॉस्ट मिनिमाइज़ेशन अगर हम कहें कि एक फर्म का जो है ना वो ऑब्जेक्टिव है, तो उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए बाज़ दफ़ा जो फर्म्स होती हैं उनके ऊपर लिमिटेशंस जो है ना वो आयद हो जाती हैं और वो जो लिमिटेशंस हमारे पास होती हैं वो साफ ज़ाहिर है कि वो भी हमारे पास जो फ़र्म होती है उसके प्रोडक्शन कोटा से मुतल्लिक हो सकती हैं कि जो फ़र्म है उसका जो प्रोडक्शन कोटा होता है ये एक लिमिटेशन जो है ना वो आयद कर देता होता है फ़र्म के कॉस्ट मिनिमाइज़ेशन बिहेवियर के ऊपर जो है। तो इस तरह से ये ओवरऑल हमारे पास जो है ना वो कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइज़ेशन जो थी उसका कुछ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क था कि कैसे जो डिफरेंट हमारे पास इकोनॉमिक एजेंट्स होते हैं while they are uh, achieving they are going to achieve the level of optimization, then they have to face some certain limitations or certain constraints in their achievement of that optimization goal जो है। जैसे अभी हमने मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन के हवाले से जो है ना वो इन डिटेल डिस्कस भी किया। अब हम ऐसा करते हैं कि न्यूमेरिकल एग्जांपल्स की मदद से जो है ना वो कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन को जो है ना वो समझने की कोशिश करते हैं और ये जो 3 कॉन्सेप्ट सभी मैंने आप लोगों को बच्चों लिख के बताए थे जिसके अंदर जो है वो साफ ज़ाहिर है कि हमारा जो प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ेशन है, इसी तरह से आपका जो यूटिलिटी मैक्सिमाइज़ेशन का प्रॉब्लम है एंड द सो ऑन, द कॉस्ट मिनिमाइज़ेशन प्रॉब्लम, इसके न्यूमेरिकल एग्ज़ाम्पल से हम समझेंगे कि कैसे ऑप्टिमाइज़ेशन का गोल जो है ना वो हम अचीव कर सकते हैं या उसके सॉल्व जो है ना वो किया जा सकता है। उसके लिए सबसे पहला जो हम एक बेटा इस्तेमाल करेंगे दैट इज़ यूटिलिटी मैक्सिमाइज़ेशन प्रॉब्लम। यूटिलिटी मैक्सिमाइज़ेशन प्रॉब्लम। ये बच्चों लास्ट आई थिंक जब हमने स्टार्ट किया था यूटिलिटी का इंडिफरेंस कर्व यूटिलिटी वाली जो अप्रोच हमने पढ़ी थी, उसके अंदर इसकी मैथमेटिक्स इन डिटेल हमने डिस्कस की थी और लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर मेथड जो है, उसको हमने डिस्क्राइब किया था कि कैसे लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर मेथड जो है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं टू find those critical values at which the consumer will gain maximum level of utility। तो आज इसको थोड़ा सा हम प्रैक्टिकल करेंगे और उसको प्रैक्टिकल करने के लिए we will use a specific amount specific function of utility that is called Cobb डगलस यूटिलिटी फंक्शन। यानी हम जो कॉब डगलस का यूटिलिटी फंक्शन है
वो इस्तेमाल करेंगे अपने इस न्यूमेरिकल एग्जांपल को जो है ना वो सॉल्व करने के लिए। तो कॉब डगलस यूटिलिटी फंक्शन जो है, ये हमारे पास कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन की एक फंडामेंटल या एक स्टैंडर्ड जो है ना वो हमारे पास एक आप कह लें कि टूल जो है ना वो कंसीडर किया जाता है। कैसे कॉब डगलस यूटिलिटी फंक्शन होगा कि एक कंज्यूमर जो है ही विश टू मैक्सिमाइज़ हिज़ यूटिलिटी, और वो उसकी यूटिलिटी जो है वो 2 कमोडिटीज़ यानी x1 और x2 पे जो है ना वो डिपेंड कर रही है। जबकि उस फंक्शन की जो वैल्यू है वो इस तरह से है x1 अल्फ़ा और x2 1 माइनस अल्फ़ा। ये एक हमारे पास जो है ना वो आप कह रहे हैं कि फंक्शन आ गया। अब इस पे कंस्ट्रेंट क्या है? एसटी। एसटी स्टैंड्स फॉर सब्जेक्ट टू, यानी एस स्टैंड्स फॉर सब्जेक्ट, टी स्टैंड्स फॉर टू। सब्जेक्ट टू, अब वही बात कि जो इनकम है इट सेट लिमिट्स ऑन द मैक्सिमाइजिंग बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर। तो यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट टू बेसिकली जो है ना वो क्या होगा? यहाँ पे सब्जेक्ट टू बेसिकली बच्चों हमारी जो बजट लाइन होती है वो होती है, या आप कह लें कि जो बजट इक्वेशन होगी उसको हम जो है ना वो सब्जेक्ट टू का नाम देते हैं। अब वो बजट इक्वेशन क्या है? वो बजट इक्वेशन बच्चों इस फॉर्म में होगी हमारे पास कि P1 x1 प्लस P2 x2 इज़ इक्वल टू W। ओके जी। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो बेटा ये P1, अब थोड़ा-सा इसको डिस्कस करते हैं कि P1 क्या है, X1 क्या है, P2 क्या है, W क्या है, ताकि थोड़ा-सा आपको फ्रेमवर्क का पता चल सके। तो यहाँ पे बच्चों जो P1 है, इट स्टैंड्स फॉर द प्राइस ऑफ X1, यानी जो P1 है, ये हमारे पास X1 कमोडिटी की जो है ना वो प्राइस है। इसी तरह से जो P2 है, ये हमारे पास प्राइस है X2 कमोडिटी की, और जो W है, ये हमारे पास वेल्थ या इनकम ऑफ द कंज्यूमर। डब्ल्यू जो है इसको आप आई भी लिख सकते हैं, डब्ल्यू भी लिख सकते हैं। तो डब्ल्यू जो है ये हमारे पास इनकम ऑफ कंज्यूमर को जो है ना वो इंडिकेट कर रही है। यानी ये हमें बताती है कि जो कंज्यूमर है उसकी इनकम जो है ना वो कितनी है। इसी तरह से साफ ज़ाहिर है कि X1 जो है ये फर्स्ट कमोडिटी है, जो जो एक कंज्यूमर इस्तेमाल कर रहा है। इसी तरह से आपकी जो X2 है ये आप कह लें दूसरी कमोडिटी है, जो एक कंज्यूमर जो है ना वो इस्तेमाल कर रहा है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो मैंने मैक्सिमम ये जो एमएक्स लिखा है बेसिकली, ये इसको आप जो नाम दे सकते हो, दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शन। यानी इसके सामने मैंने लिखा हुआ है मैक्सिमाइज, दिस इज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ द कंज्यूमर। यानी बेसिकली ये कंज्यूमर का ऑब्जेक्ट है कि ही विश टू मैक्सिमाइज हिज लेवल ऑफ यूटिलिटी। अब ये जो यू के साथ मैंने ब्रैकेट के अंदर x1 x2 लिखा है, इसको बेटा पढ़ते हैं कि यूटिलिटी इज़ अ फंक्शन ऑफ x1 x2, क्योंकि जितने भी इंटरनेशनल ऑथर्स हैं वो एफ नहीं लिखते। जैसे हम फंक्शनल के लिए एफ लिखते हैं ना, इज़ इक्वल टू डाल के, वो क्या करते हैं कि वो जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसके साथ ब्रैकेट लगाते हैं और ब्रैकेट के अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिख देते हैं। इसका मतलब ये है कि यूटिलिटी हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी डिपेंड्स ऑन टू कमोडिटीज़ x1 एंड x2। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। ये जो एसटी मैंने लिखा है, तो ये हमारा सब्जेक्टिव फंक्शन बन जाएगा कि जो कंज्यूमर है उसका ऑब्जेक्ट क्या है कि ही विश टू मैक्सिमाइज हिज यूटिलिटी, और सब्जेक्टिव फंक्शन क्या है कि उसकी जो बजट कंस्ट्रेंट है वो उसे दी दी गई है। अब वही प्रोसीजर जो कि इन डिफरेंस कर्व थ्योरी के अंदर हमने डिस्कस किए थे, ऑलमोस्ट वही प्रोसीजर यहाँ पे जो है ना वो हम अडॉप्ट करेंगे। फर्दर फर्दर मैं आपको बताऊंगा पहला स्टेप क्या होगा। पहला स्टेप बच्चों ये होगा कि हम क्या करेंगे कि रीअरेंज द कॉन्स्ट्रेंट। हम जो कॉन्स्ट्रेंट है उसको रीअरेंज करेंगे। कैसे रीअरेंज करेंगे? लेट मी रीअरेंज इट। ये कॉन्स्ट्रेंट है बच्चों हमारे पास ये वाली। इसको इस तरह से रीअरेंज करेंगे कि ये जो वेल्थ है डब्ल्यू, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाएंगे। तो ये क्या बन जाएगा? P1 x1 प्लस P2 x2 माइनस W इज इक्वल टू 0। तो ये पहला टास्क हमारा होगा। दूसरा काम हम क्या करेंगे? दूसरा काम हम बच्चों ये करेंगे, जो सेकंड स्टेप होगा हमारा इस प्रॉब्लम के अंदर, वो ये होगा कि मल्टीप्लाई द कॉन्स्ट्रेंट बाय लैम्ब्डा। हम क्या करेंगे कि इस कॉन्स्ट्रेंट जो होगी हमारे पास, इसको लैम्ब्डा के साथ जो है ना वो मल्टीप्लाई कर देंगे। लैम्ब्डा का साइन जो है ये बेटा, अगर मैं इसको यहाँ पे लिखूं तो ये इस तरह का साइन होता है लैम्ब्डा का। ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे कि ये जो कॉन्स्ट्रेंट हमने रीअरेंज की है इसको हम लैम्ब्डा के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे।
ये बन जाएगा लैम्डा इंटू P1 x1 प्लस P2 x2 माइनस W, ठीक है, इज इक्वल टू 0। साफ ज़ाहिर है वो 0 ही रहेगा हमारे पास। अब थर्ड स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे? थर्ड स्टेप बच्चों हमारा ये होगा कि हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे कि सबट्रैक्ट, सबट्रैक्ट का मतलब होता है मनफी करना, नेगेटिव करना। सबट्रैक्ट द अरेंज्ड कांस्टेंट, सॉरी, अरेंज्ड कांस्टेंट फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे कि हमारी जो अरेंज कॉन्स्ट्रेंट होगी, ये वाली जो है, इसको हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन में से सबट्रैक्ट कर देंगे। अब हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन कौन सा है? दिस इज आवर ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो वो हमारे पास एक फंक्शन बन जाएगा जिसको लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर फंक्शन कहते हैं। ये जो साइन है ना, ये जो जो जैसे वो आप लिखते होते हैं, पाउंड की अलामत होती है जो कि करेंसी है यूके की, तो ये लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर फंक्शन है। तो दैट इज इक्वल टू, अब इसमें से ये जो मैं दायरा लगा रहा हूँ, इसमें से हमने ये वाला जो है ना वो सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये बन जाएगा x1 अल्फा, x2 1 माइनस अल्फा माइनस लैम्डा इंटू P1 x1 प्लस P2 x2 माइनस W। ठीक हो गया जी। तो हमने क्या किया, ये हमारे पास एक लैग्रेंजियन फंक्शन जो है ना वो बन गया, जो कि हमने बनाया। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, वही जो हमने लास्ट डिस्कस किया था मल्टीपल वेरिएबल फंक्शन के अंदर जो है, हम क्या करेंगे, चौथा स्टेप हमारा क्या होगा कि बाय टेकिंग पार्शियल डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू, WRT का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है जी। तो वो किस हिसाब से हम लेंगे, x1 x2 एंड लैम्डा। ये लैम्डा मैं वैसे जो है ना वो लिख देता हूँ। तो x1 x2 और लैम्डा के हिसाब से जो है ना वो हम पार्शियल डेरिवेटिव्स लेंगे। तो ये चौथा हमारा होगा। तो कैसे लेंगे, पहले हम x1 के हिसाब से लेते हैं। तो लैम्डा x1 इज इक्वल टू, अब हमने किया क्या है कि चूंकि हमने x1 के हिसाब से डेरिवेटिव लिया है, तो हम क्या करेंगे कि अल्फा को साथ मिला के लिखेंगे और अल्फा में से 1 जो है ना वो हम सबट्रैक्ट कर देंगे। तो ये हमारे पास बनेगा अल्फा x1 अल्फा माइनस 1, x2 1 माइनस अल्फा उसी तरह से आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि x1 के हिसाब से हम डेरिवेटिव ले रहे हैं। तो ये माइनस, अब साफ जाहिर है हम x1 के हिसाब से डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो x2 वाली सारी रकमें सिफर हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी, क्योंकि ये कांस्टेंट होंगी और हम जानते हैं कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो होता है वो जीरो के इक्वल होता है। तो पीछे हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन रह जाएगा। तो उसमें हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, x1 1 हो जाएगा, x1 का डेरिवेटिव x1 के हिसाब से 1 आएगा, 1 को P1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो P1 रह जाएगा। ये P1 इस लैम्ब्डा से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास लैम्ब्डा P1 रह जाएगा। तो ये हमारे पास एक पार्शियल डेरिवेटिव आ गया, जो कि हमने x1 के हिसाब से जो है ना वो फाइंड आउट किया। इसी तरह से हम क्या करेंगे, हम x2 और इसी तरह से लैम्ब्डा के हिसाब से जो है ना डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे और फिर उस पे नेसेसरी कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो वो कैसे होगा, लेट मी टेक इट। ओके जी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा बच्चों कि हम क्या करेंगे, लैम्डा एक्स टू, ठीक है, या लैग्रेंजियन मल्टीपल एक्स टू के हिसाब से हमने लिया, तो हम इसी फंक्शन के एक्स टू के हिसाब से लेंगे। एक्स वन अब उसी तरह से आ जाएगा और एक्स टू का डेरिवेटिव लेंगे कि 1 माइनस अल्फा को साथ मिला के लिखेंगे और उसमें से एक सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये बनेगा 1 माइनस अल्फा एक्स टू रेज टू पावर 1 माइनस अल्फा माइनस 1 और इसी तरह से माइनस लैम्डा पी टू। ये देखें, अगर पहले P1 था, अब हमारे पास क्या होगा, P2 आ जाएगा, ठीक है जी। तो इस सूरत में अगर हम करेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ये इसको थोड़ा सा अरेंज करता हूँ मैं, लेट मी अरेंज इट। तो ये बनेगा 1 माइनस अल्फा पहले ले आए, 1 माइनस अल्फा x1 रेज टू पावर अल्फा x2 रेज टू पावर माइनस अल्फा, क्यों, क्योंकि ये आपस में कट जाएंगे, और माइनस लैम्डा P2। तो ये हमारे पास x2 के हिसाब से जो है ना वो पार्शियल डेरिवेटिव जो है ना वो आ जाएगा। इसको यहाँ पे मैं सर्कल कर देता हूँ ताकि ये हमारे पास जो है ना वो महफूज रहेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद बच्चों हम लैम्डा के हिसाब से डेरिवेटिव लेंगे।
तो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू लैम्ब्डा, तो उस सूरत में ये सारी ज़ीरो हो जाएँगी, ठीक है? फिर लैम्ब्डा 1 हो जाएगा, तो पीछे हमारे पास रह जाएगा माइनस इंटू P1 x1 प्लस P2 x2 माइनस W। ये देखें ना, ये माइनस उसी तरह से आ जाएगा, ये वाला माइनस जो है। और जो आपका ये है कांस्टेंट, ये सारे के सारे ज़ीरो हो जाएँगे और ये उसी तरह से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। इसको अरेंज करते हैं, तो ये हमारे पास बन जाएगा इज़ इक्वल टू, बल्कि इसको इसी तरह ही रहने दें। आगे इसको जो है ना वो सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास थर्ड जो है ना वो डेरिवेटिव आ गया। ठीक है जी, ये वाला जो है। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम अप्लाई करेंगे नेसेसरी कंडीशन। आप यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखोगे, यानी इसके अंदर जो 5वां स्टेप होगा, वो होगा कि अकॉर्डिंग टू नेसेसरी कंडीशन। तो नेसेसरी कंडीशन क्या है इसकी? नेसेसरी कंडीशन बच्चों इसकी ये होगी कि हम तमाम पार्शियल डेरिवेटिव्स को ज़ीरो के इक्वल जो है ना वो सेट करेंगे। क्या करेंगे हम? कि हम जो है वो x1 के हिसाब से, ये x2 है। इसी तरह से x2 के हिसाब से जो डेरिवेटिव लिया हुआ है और इसी तरह से जो लैम्ब्डा के हिसाब से डेरिवेटिव लिया हुआ है, उन सबको हम ज़ीरो के इक्वल जो है ना वो कंसीडर करेंगे। तो जब ये करेंगे तो इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी? ये वाली जो है, ये हमारे पास बन जाएगी बेटा अल्फ़ा x1 अल्फ़ा माइनस 1 x2 1 माइनस अल्फ़ा माइनस लैम्ब्डा p1 इज़ इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन ये वाली हमारे पास बन जाएगी 1 माइनस अल्फ़ा x1 अल्फ़ा x2 माइनस अल्फ़ा माइनस लैम्ब्डा p2 इज़ इक्वल टू 0। और ये थर्ड इक्वेशन है, ये हमारे पास बनेगी बच्चों p1 x1 माइनस P2 x2, या आप इसको कह लें कि इसको ब्रैकेट में ही रखें, इधर प्लस लगा लें और इधर माइनस रहने दें, दैट इज़ इक्वल टू 0। उसी तरह से हम नीचे इसको जो है ना वो उतारेंगे। तो ये 3 इक्वेशंस हैं। अब क्या करेंगे अब? अब हम ये करेंगे कि इन तीनों इक्वेशंस को जो है ना वो हम रीसेट करेंगे। ठीक है जी? रीसेट कैसे करेंगे कि जो ये वाले हमारे पास वेरिएबल्स होंगे, अ, ये वाले, इनको हम राइट साइड पे लेके जाएँगे। इसी तरह ये माइनस दूसरी तरफ चली जाएगी। तो हमारे पास ये इक्वेशन किस तरह से जो है ना वो बनेगी, लेट मी सॉल्व इट। तो पहली इक्वेशन हमारे पास बनेगी बच्चों अल्फ़ा x1 अल्फ़ा माइनस 1 x2 1 माइनस अल्फ़ा इज़ इक्वल टू लैम्ब्डा p1। ठीक है जी? और दूसरा क्या बनेगा 1 माइनस अल्फ़ा x1 अल्फ़ा x2 माइनस अल्फ़ा इज़ इक्वल टू लैम्ब्डा p2। इसी तरह से ये W उधर जाके जमा हो जाएगा और ये माइनस 0 के साथ ख़त्म हो जाएगा। तो पीछे रह जाएगा P1 x1 प्लस P2 x2 इज़ इक्वल टू W। तो ये हमारे पास 3 इक्वेशंस आ गई बच्चों। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर करते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर करते हैं और इसको हम इक्वेशन नंबर 3 जो है ना वो कंसीडर कर लेते हैं। तो ये हमारे पास जो है ना वो 3 कंडीशंस जो है ना वो आ जाएँगी। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अगला स्टेप जो हमारा होगा, वो हमारा स्टेप बेटा ये होगा कि वी विल डिवाइड इक्वेशन 1 बाय 2। यानी हम यहाँ पे लिखेंगे कि डिवाइड 1 बाय 2। यानी इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 पे जो है ना वो हम डिवाइड कर देंगे। तो जब डिवाइड करेंगे तो वो क्या बनेगा, वो बच्चों हमारा जो लेवल बनेगा वो इस तरह से होगा कि अल्फ़ा x1 अल्फ़ा माइनस 1 x2 1 माइनस अल्फ़ा इज़ इक्वल टू लैम्ब्डा p1 ओवर 1 माइनस अल्फ़ा, इसी तरह से x1 अल्फ़ा x2 माइनस अल्फ़ा इज़ इक्वल टू लैम्ब्डा p2। अब करें, अब गौर से देखिएगा बच्चों, ये देखें कि ये आपका लैम्ब्डा लैम्ब्डा के साथ कैंसल आउट हो गया। अब आप क्या करेंगे कि ये -1 है, इसको नीचे ले आएँ और ये नेगेटिव अल्फ़ा है, इसको ऊपर आप ले जाएँ। तो ये इक्वेशन आपके बच्चों बन जाएगी, देखिएगा ज़रा, ये इक्वेशन आपकी बनेगी अल्फ़ा x1 अल्फ़ा माइनस 1। जब आप इसको ऊपर लेके जाएँगे तो ये पॉज़िटिव वाला अल्फ़ा जो है ना वो, इसको नीचे लेके जाना है, रियली सॉरी।
x2 को ऊपर लेके आना है, तो ये बनेगा x2 ऊपर रह जाएगा 1 माइनस अल्फा। अब ये जो माइनस अल्फा है ऊपर जाके प्लस अल्फा बन जाएगा, ठीक है जी, ओवर 1 माइनस अल्फा। तो x1 को नीचे लेके आना है, तो x1 नीचे अल्फा था। अब ये जो साइन है देखिए, अल्फा पॉजिटिव वाला जो है ये नीचे जाके नेगेटिव का बन जाएगा, और जो नेगेटिव का प्लस है वो पॉजिटिव प्लस बन जाएगा, ठीक है। तो दैट इज इक्वल टू, पीछे इधर राइट साइड पे हमारे पास रह जाएगा P1 ओवर P2। ठीक हो गया जी। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये होगा बेटा कि हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे मजीद। अब देखिएगा, ये आपका जो नेगेटिव अल्फा है पॉजिटिव अल्फा के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। इसी तरह से ये नेगेटिव अल्फा पॉजिटिव अल्फा के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। पीछे क्या बचेगा, पीछे आपके पास बचेगा अल्फा x2 ओवर 1 माइनस अल्फा x1 इज इक्वल टू P1 ओवर P2। इसको जब आप मजीद सॉल्व करेंगे x2 के लिए, तो ये आपके पास बन जाएगा x2 इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा P1 ओवर ये 1 माइनस अल्फा ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और साथ इसके x1 भी ऊपर चला जाएगा। तो इस x1 को अब यहाँ पे लिख लेते हैं, और ये जो अल्फा है ये नीचे आ जाएगा ओवर अल्फा P2। तो ये हमारे पास x2 का जो है ना वो एक रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे बच्चों, नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम ये करेंगे कि ये जो x2 की वैल्यू आई है, इस x2 की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 3 जो है उसके अंदर जो है ना वो पुट करेंगे। जो इक्वेशन नंबर 3 यहाँ पे हमने मार्क की हुई है ना, ये वाली इक्वेशन इसके अंदर हम पुट करेंगे। तो वो कैसे पुट होगी, लुक एट इट। इक्वेशन 3 है बच्चों कि P1 x1 प्लस P2, अब x2 नहीं लिखेंगे, x2 की जगह पे ये वाली सारी वैल्यू जो है ना वो हम पुट कर देंगे। तो ये क्या हमारे पास बड़ी वैल्यू है, वो है 1 माइनस अल्फा P1, इसके साथ ब्रैकेट लगा दें, ओवर अल्फा P2, और साथ जो है ना वो हमारे पास x1 आ गया, दैट इज इक्वल टू W। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे बच्चों, नेक्स्ट हम ये करेंगे कि P2 को इसके साथ जो है ना वो बेशक आप मल्टीप्लाई कर दें ओवरऑल जो है, तो ये देखिएगा P1 x1 प्लस P2 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा और इसी तरह से x1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा P2 x1, और इसी तरह से जब ये P2 जो है वो अल्फ़ा से मल्टीप्लाई होगा, सॉरी, यहाँ पे गलती हो गई, इसको डायरेक्ट काट दें, इसको ज़्यादा मैं कन्फ्यूज़ कर रहा हूँ, सॉरी, रियली वेरी सॉरी। तो इसको ज़रा करें, P1 x1 प्लस, अब ये देखिएगा P2 के साथ कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है? तो मैं ज़्यादा लेंथी करने लग गया था। तो पीछे रह जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा P1 ओवर अल्फा इज इक्वल टू W। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर इसका एलसीएम ले लेते हैं जी, लेफ्ट साइड का। अल्फा एलसीएम आया तो ये अल्फा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा अल्फा P1 x1, ठीक है जी, प्लस, अब नेक्स्ट इसके साथ x1 भी आएगा, सॉरी, वेट अ मिनट, इसके साथ x1 ऊपर जो है ना वो आएगा, इज इक्वल टू W। अब ये जो P1 x1 है इसको हम 1 से भी मल्टीप्लाई करते हैं, अल्फा के साथ भी मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये बन जाएगा आपका पहले P1 x1 और फिर माइनस अल्फा P1 x1, और दैट इज इक्वल टू W। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एक्सप्रेशन सेम है, ये वाला और ये वाला, ये आपस में कट जाएंगे, तो पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा, पीछे सिर्फ ये P1 x1 रह जाएगा, ये हमारे पास रह जाएगा P1 x1 ओवर अल्फा इज इक्वल टू W। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि इस इक्वेशन को हम x1 के लिए जो है ना वो सॉल्व कर लेंगे। जब इसको x1 के लिए सॉल्व करेंगे तो सिंपल सी बात है कि ये वाली जो वैल्यूज़ हैं ये दूसरी तरफ चली जाएंगी, उल्ट हो जाएंगी, P1 डिनोमिनेटर में चला जाएगा, अल्फा ऊपर चला जाएगा, तो ये बात जाएगा, लेट मी चेंज द कलर, सॉरी, इसका मुझे कलर चेंज कर लेने दीजिएगा। चलें, तो ये बन जाएगा x1 इज इक्वल टू अल्फा W ओवर P1। तो ये हमारे पास x स्टेरिक की वैल्यू आ जाएगी, इक्विलिब्रियम वैल्यू ऑफ x1। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप के अंदर बच्चों हम ये करेंगे कि ये x1 स्टेरिक की वैल्यू जो है
इसको x2 वाली इक्वेशन में जो है ना वो पुट कर देंगे, ये वाली इक्वेशन जो है। तो ये हमारे पास क्या बनेगी, ये बच्चों हमारे पास बनेगी, देखिएगा x2 बराबर था 1 माइनस अल्फा इंटू P1 ओवर अल्फा P2। अब x1 की जगह पे क्या करेंगे, ये वैल्यू पुट करेंगे, वो क्या है अल्फा W ओवर P1। अब इनके दरमियान जो कटते हैं वो हम काट देंगे, कैसे काटेंगे, देखिए अल्फा अल्फा के साथ कैंसिल आउट हुआ, P1 के साथ कैंसिल आउट हुआ, तो पीछे क्या रह गया, पीछे हमारे पास रह गया x2 इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा इंटू W ओवर P2। अब ये इसका मुझे करेक्ट चाहिए, तो ये हमारे पास x2 स्टेरिक की जो है ना वो वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप कह रहे हैं कि ये कांस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन जो है ना वो हमने सॉल्व की, जिसके अंदर हमारे पास x1 जो है उसकी वैल्यू अल्फा डब्ल्यू ओवर P1 आ गई, और x2 की जो वैल्यू है वो हमारे पास 1 माइनस अल्फा डब्ल्यू ओवर P1 आ गई। तो यहाँ पे हमारे पास जो x1 स्टेरिक है, ठीक है, जो कि हमारे पास है अल्फा डब्ल्यू ओवर P1। इसी तरह से x2 स्टेरिक जो है, जिसके अंदर हमारे पास है 1 माइनस, सॉरी, जिसके अंदर हमारे पास है बच्चों 1 माइनस अल्फा इंटू डब्ल्यू ओवर P2। तो ये जो दो है हमारे पास, ये हमारे पास इक्विलिब्रियम वैल्यूज आ जाएंगी। इनको एक और नाम भी दिया जाता है, यानी इनको मार्शिलियन डिमांड का भी जो है ना वो नाम दिया जाता है। यानी ये जो हमने फाइंड आउट किए हैं, दीज आर कॉल्ड मार्शिलियन डिमांड फंक्शन। अब अगर इन मार्शिलियन डिमांड फंक्शंस को हम जो है ओरिजिनल फंक्शन में पुट करें, अब ओरिजिनल फंक्शन हमारा क्या था, ओरिजिनल फंक्शन बच्चों हमारा था u इंटू x1 x2 इज इक्वल टू x1 अल्फा x2 1 माइनस अल्फा। अब अगर इस फंक्शन पे x1 की जगह पे x स्टेरिक की वैल्यू यानी हम पुट करें, यानी इस तरह से करें कि x1 की जगह पे x स्टेरिक और x2 की जगह पे x2 स्टेरिक करें, तो ये फिर हमारे पास, अब मैं v लिखूंगा, v बन जाएगा। अब x स्टेरिक की राइट साइड पे क्या है, गौर से देखिएगा, एक्स स्टेरिक की राइट साइड पे दो वेरिएबल्स दो हैं, एक वेल्थ और दूसरा पी। इसी तरह से x2 के राइट साइड पे कौन से वेरिएबल है, एक वेल्थ और दूसरा पी। तो मैं क्या करूंगा कि इसके साथ v के साथ क्या लिखूंगा, पी आई। अब आई से क्या मुराद है कि जब 1 लिखेंगे आई की जगह पे तो P1 बन जाएगा, जब 2 लिखेंगे तो वो 2 बन जाएगा, और दूसरा साथ W। यानी इसका मतलब ये है कि अब हमारा जो फंक्शन है it doesn't depend on x1 and x2 while it depends on the critical values x1 and x2। और जब हम अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को इन क्रिटिकल वैल्यूज के ऊपर एवेल्युएट करते हैं, तो वो फिर हमारा फंक्शन क्या बनेगा, देखिएगा अल्फा W ओवर P1 रेज टू पावर अल्फा इंटू 1 माइनस अल्फा W ओवर P2 रेज टू पावर 1 माइनस अल्फा। अब देखें, अब जो पहले फंक्शन था उसमें यूटिलिटी किस पे डिपेंड कर रही थी, x1 और x2 पे। अब किस पे डिपेंड कर रही है, पी आई और डब्ल्यू पे। अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आता है जिसको बेटा कहते हैं इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन। अब वो भी थोड़ा सा यहीं पे इसी लेक्चर के अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन जो है ना वो क्या होता है, ठीक है जी। लुक एट इट, ये हमारे पास अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बटो, इन डायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन। देखिए, हमने जो यूटिलिटी फंक्शन पढ़ा था, कॉर्ड हमने स्टार्ट पे जो है ना वो कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी जो है ना वो पढ़ी, और इसी तरह से हमने जो है ना वो ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी पढ़ी। और उसके अंदर हमने देखा कि जो हमारे पास यूटिलिटी होती है, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ क्वांटिटी कंज्यूम्स, यानी आप Q1 कहा, फिर Q2 कहा, इसी तरह से Qn का नाम दिया। अब इस एग्जांपल के हिसाब से अगर हम देखें तो इसको यूँ लिख सकते हैं कि यूटिलिटी is a function of x1 x2 x3 एंड सो ऑन xn, ठीक है जी। अब यूटिलिटी किस पे डिपेंड करती है, x1 x2 और x3। लेकिन जब हम वो आप कह लें कि इन कमोडिटीज की वो वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते हैं, इसको मैं आई लिख देता हूँ xi, जहाँ पे आपकी यूटिलिटी मैक्सिमम होती है, ठीक है। या आप कह लें कि जब हम यूटिलिटी फंक्शन को सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करने के बाद जब इनकी इक्विलिब्रियम वैल्यूज हम फाइंड आउट करते हैं,
तो वो जो इक्विलिब्रियम वैल्यूज़ होती हैं, वो किस पे डिपेंड करती हैं? वो इनकी इक्विलिब्रियम वैल्यूज़ डिपेंड करती हैं, ये आपके सामने है। या तो वेल्थ पे डिपेंड करती हैं या प्राइसेज़ पे डिपेंड करती है। तो इस हिसाब से डायरेक्टली गौर से सुनिएगा, डायरेक्टली आपकी जो यूटिलिटी किस पे डिपेंड करती है? उन कमोडिटीज़ के ऊपर या कमोडिटीज़ के उन यूनिट्स के ऊपर जो आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और वो जो कमोडिटीज़ होती हैं या आप कह लें वो यूनिट्स ऑफ कमोडिटीज़ जो आप इस्तेमाल करते हैं, वो किस पे डिपेंड करती हैं? वो डिपेंड करती हैं उन कमोडिटीज़ की प्राइसेज़ के ऊपर और कंज़्यूमर की इनकम के ऊपर। तो इस हिसाब से डायरेक्टली आपकी जो यूटिलिटी होती है, वो किस पे डिपेंड करती है? इट डिपेंड्स ऑन द कमोडिटीज़। और इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड करती है? इनडायरेक्टली ये बेटा डिपेंड करती है उन प्राइसेज़ के ऊपर और वेल्थ के ऊपर जो कि आपकी यूटिलिटी को जो है ना वो अफ़ेक्ट जो है ना वो कर रहे होते हैं। तो इस तरह क्योंकि यूटिलिटी इनडायरेक्टली आपकी प्राइसेज़ और डब्ल्यू पे जो है ना वो डिपेंड करती है, तो इसी वजह से इसको इनडायरेक्ट यूटिलिटी फ़ंक्शन का जो है ना वो नाम दे दिया जाता है। लगी समझ इसकी? देखें, चैनल क्या चलता है, यूटिलिटी डिपेंड करती है कमोडिटीज़ के ऊपर, कमोडिटीज़ डिपेंड करती हैं प्राइस और वेल्थ के ऊपर। अब यहाँ पे थोड़ा-सा एक मैं चैनल आपको बना के जो है ना वो समझाता हूँ कि ये होता कैसे है, लुक एट इट। ये देखिएगा, यूटिलिटी फंक्शन बनती हैं x1 और x2 का, ठीक है जी? और x1 और x2 जो हैं, ये किसका फंक्शन बनती हैं? ये फंक्शन बनती हैं प्राइस पीआई का या डब्ल्यू का। अब ये इस पे डिपेंड कर रहा है, ये इस पे डिपेंड कर रही हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि इनडायरेक्टली यूटिलिटी इस पे डिपेंड कर रही है, ठीक है? तो इसको बच्चों कहते हैं इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन। तो यहीं तक आज का जो है ना वो हम टॉपिक जो है ना वो मुकम्मल करते हैं। कल इंशाल्लाह अगला लेक्चर जो है उसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे। इसको सॉल्व कीजिए। लेक्चर को साथ-साथ जो है ना वो मैं बार-बार कहता हूँ कि लेक्चर को जो है ना वो नोट किया करें, क्योंकि जितनी मर्ज़ी बच्चों आप बुक्स पढ़ लें, आपको कोई समझ नहीं लगनी। दीज़ आर वेरी टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स। आप साथ-साथ लेक्चर नोट करेंगे, तब जाके उस लेक्चर को जब आप रीड करेंगे आपको कुछ समझ लगेगी। लेक्चर पूरा सुना करें, उसको साथ-साथ नोट किया करें ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स जो है ना वो क्लियर हो सकें। This is end of our today's lecture. Wish you best of luck.